दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। स्वागत है आप सबका तहे दिल से द अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ने वाले हैं वो फिल्म और टीवी जगत के हैं जाने माने कलाकार मिस्टर यशपाल शर्मा जी। जी हाँ, जिन्होंने अपने अभिनय से हमेशा ही हमारे दिल को छू लिया है। तो चलिए देखते हैं उनकी शो रील और फिर करेंगे उनका स्वागत। दौड़ाए हैं चारों तरफ। चुप! मेरा सिंह धमकी देगा। कल गेम मत खेलना हमसे मुरली, दिमाग एकदम फायर है हमरा। वेलकम टू द अंजलि अरोड़ा टॉक शो। यशपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच अंजलि जी। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पर हैं, क्योंकि आपको हमने इतने सारे वेब सीरीज, इतने सारे कहते हैं ना, बहुत सारी फिल्मों में देखा है, एकदम एंग्री यंग मैन के रोल पर भी देखा है। तो सर आज जी प्लेजर, जी सर, इट्स माय प्लेजर। मैं आपके साथ हूँ, बहुत अच्छा शो करती हैं आप। आज बस मेरा थोड़ा सा आवाज मेरा थोड़ा सा आज डाउन है, बस वो थोड़ा सा मैं ज्यादा ऊंचा नहीं बोल पाऊंगा। कोई बात नहीं। प्लीज कैरी ऑन। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारे शो की टैग लाइन है वो है अनफोल्डिंग द पैशन जर्नी। पैशन जो एक जुनून होता है हर इंसान के अंदर, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे डिफाइन करेंगे पैशन को? देखिए, पैशन मेरे हिसाब से एक बहुत ही कमाल के टीचर रहे हैं स्टानिस्लावस्की रशिया में। अच्छा। उनकी एक्टिंग की थ्योरी है जो कि 3 किताबों में है। एन एक्टर प्रिपेयर, बिल्डिंग ए कैरेक्टर, क्रिएटिंग ए रोल। 3 बुक्स हैं एक्टिंग की ट्रेनिंग की, लिखी है उन्होंने। तो उसका जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन ही यही है कि करने की इच्छा, अर्ज टू डू। तो जिसके अंदर करने की इच्छा ही नहीं है उसी को मैं पैशन का नाम देता हूँ। किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। कोई कंट्रोल्ड वे में है, कोई दिमाग से चलता है, कोई दिल से चलता है, कोई साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। यही पैशन है। कोई इसमें पैसों से मतलब नहीं है इस बात का। अच्छा। कि खूब सारा पैसा खर्च करके पैशन ज्यादा हो जाएगा, नहीं। पैसा और पैशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो काम पैशन के अंदर है वो दुनिया में किसी ताकत के अंदर नहीं है। हर असंभव चीज को ये संभव बना सकता है आपका पैशन, आपका जुनून, आपके अंदर की आग, आपके अंदर की एक वो ताकत, पावर, अननोइंग पावर जो है आपके अंदर। जो पोटेंशियलिटी, हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% यूज करते हैं, बाकी 70% छुपी रहती है। वो या तो लोग क्या कहेंगे, या शर्म, या हया, या मतलब झिझक, या अपने आप को ओपन करने की इच्छा ही नहीं होती। आजकल और भी ज्यादा हो गया है, खुल करके बात करने की हिम्मत नहीं होती है। बहुत लोगों में अपने विचार प्रकट करने की हिम्मत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कुछ माहौल ऐसा हो गया है, कुछ लोग क्या कहेंगे, ये एक नियति आ जाती है अंदर, खासकर लड़कियों में, कि मैं पता नहीं लोग समझेंगे ये बिगड़ गई है या आवारा है, या कुछ भी करने से डरते हैं हम लोग। तो पैशन इन सारी चीजों से हटके है, अलग है। और उसके अंदर बाकायदा पैशन के अंदर एक डिग्निटी है। ऐसा नहीं है हम पागल पागल तो होते ही आर्टिस्ट लोग। आर्टिस्ट लोग हमेशा पागल ही होने चाहिए, थोड़े बहुत मेंटल होने चाहिए, नहीं तो फिर आर्टिस्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर बहुत प्यारे प्यारे से आर्टिस्ट होते हैं, सदा सच बोलो, माँ बाप की सेवा करो, बड़ों के पैर छुओ। इससे भी हटके ये सब अंदर रखते हुए, बिना दिखावा किए, और भी बहुत कुछ है जो हम ग्रहण कर सकते हैं या जी सकते हैं। सर, आपकी पैशन स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब जैसे जैसे कि मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आप तो मतलब होता है काफी साधारण परिवार से थे। तो एक
एक्टर बनने की इच्छा जाहिर करना अपनी फैमिली में कैसा रहा था आपका? नहीं देखिए, मुझे तो ये पता ही नहीं था उस वक्त की एक्टिंग का इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है ये, जो पूरी जी दुनिया में छाया हुआ है। और सारी जिंदगी, क्या 10 जिंदगियां भी कम पड़ती हैं उसको पढ़ने के लिए, उसको सीखने के लिए। इतना बड़ा सब्जेक्ट है एक्टिंग, या कला का कोई भी क्षेत्र ले लो। पेंटिंग ले लो, स्केचिंग ले लो, डायरेक्शन ले लो, कैमरा ले लो, एडिटिंग ले लो, साउंड ले लो, म्यूजिक ले लो, हर सब्जेक्ट में इतना बड़ा, इतना विशाल है जी। कि सच में 10 जिंदगियां भी कम पड़ जाए। मुझे पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही देसी तरीके से रामलीलाएं करते करते या कॉलेज में नाटक करते करते धीरे धीरे बस आ गए। सर रामलीला का कौन सा कैरेक्टर करते थे आप? मैं एक तो हनुमान करता था, एक राम भी किया है, लक्ष्मण भी किया है, हनुमान भी किया है। और खाली टाइम में मैं जोकर बनता था, हंसाता अच्छा, बहुत था। वो सबसे टफ है एक्चुअली काम, किसी को हंसाना। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा एक जोड़ीदार था धर्मवीर, और मैं बहुत हंसाते थे। कभी किसी गाने पे एक्टिंग करके, कभी कुछ जोक्स मार के, स्पॉन्टेनियस, कुछ भी फिक्स नहीं होता था। और बहुत अच्छा करते थे हम लोग, बहुत एंजॉय करते थे। सर जब आपने थिएटर्स ज्वाइन किए जैसे कि, तो सर थिएटर करना बहुत टफ होता है बिकॉज वहां पे इतना जुनून चाहिए होता है, इतनी हमारे कैरेक्टर में होता है ना, जो दर्शकों के दिल तो वो छू जाए, भले वो लास्ट सीट पर बैठा है या फर्स्ट। आपका थिएटर एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? ठीक है, थिएटर तो वही बात है कि जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ वाली बात है। क्योंकि इसमें जो पैसों के लालच में थिएटर करता है तो फिर वो गलती कर रहा है। पैसा होना चाहिए, क्यों ना हो थिएटर में। मैंने 4 करोड़ के बजट का एक नाटक किया है, तुगलक। तो पैसा होना चाहिए, क्यों ना हो, जरूरी है। लेकिन पैशन जो है थिएटर के अंदर, आपको आपको सरेंडर करने की ताकत होनी चाहिए। आपके नहीं। अंदर गुमान, आपके घमंड, आपकी ईगो सब हटा देना चाहिए। खाली पात्र की तरह आप होने चाहिए। पात्र इसीलिए बोला घड़े की तरह, ताकि उसके अंदर कुछ डालें, कोई इमोशन डाले, कोई करेक्टर डाले, तो वो जी। वैसा बन जाए। पानी के जैसा हो आपका व्यक्तित्व, कि जो चीज आई उसको वैसा ही बना दिया। शरबत आया तो शरबत बन गई, लस्सी आई तो लस्सी बन गई, चाय आई तो चाय बन गई, और भी बहुत कुछ। तो ये वो एक घमंड अगर आ गया, पहले से ही सोच लिया कि आई एम द बेस्ट, आई नो हम्म। एवरीथिंग एंड नोबडी कैन कम्पीट मी, तो आई एम द बेस्ट, तो फिर तो आप अशोका का रोल भी वैसे ही करोगे, और फिर देवदास का रोल भी वैसे ही करोगे। वैसे ही करोगे, मतलब जहाँ पे मैं आ गई तो वहां पे खत्म हो जाएंगे, आपके कहने का मतलब है? नहीं होता वो ये स्टारिज्म एक अलग चीज है। चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो सिनेमा में हो। स्टारिज्म एक अलग चीज है। स्टारिज्म की फैन फॉलोइंग ज्यादा हो सकती है, लेकिन सही एक्टिंग की, अच्छी एक्टिंग के जो मुरीद हैं, जो क्वालिटी ऑडियंस है, वो आपको शायद उन लोगों को ज्यादा मिलती है, चाहे इरफान खान हुए, नवाजुद्दीन हुए, चाहे वो संजय मिश्रा हुए, कुमुद मिश्रा हुए। कुछ लोग हैं जिनकी जिनकी फैन फॉलोइंग, पंकज त्रिपाठी है, बहुत लोग ऐसे जो सही एक्टिंग की तारीफ करते हैं, जो सही एक्टिंग को मानते हैं कि यस, स्टार के साथ भी ये खड़े हो जाते हैं, तो फिल्म के अंदर जान आ जाती है, फिल्म के अंदर डेप्थ आ जाती है, फिल्म के अंदर गहराई, फिल्म का कंटेंट मजबूत हो जाता है, कुछ एक्टर रियल एक्टर के साथ होने हम्म। सर आपको कभी स्टेज फियर हुआ है? मतलब हमेशा जब भी थिएटर में पहली बार हम स्टेज पर चढ़ते हैं तो कुछ तो डर लगता है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है अनुभव? से। देखिए, स्टेज फियर अगर नहीं होता है तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलती है। अच्छा। स्टेज फियर होना चाहिए। वो थर्ड बेल जब बजती है, उसके पहले जो धुकधुकी होती है ना, वो होनी ही चाहिए। वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए एक्टर, कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाए, वो होनी जरूरी है। क्योंकि
ये सिनेमा नहीं है, ये एक बार जैसा हो गया वैसा हो गया, और ये हर रोज नया होता है, हर शो में डिफरेंस होता है, ऑडियंस सामने आती है, नए चेहरे होते हैं, नई वाइब्रेशंस होती है। तो वो धुकधुकी होना, स्टेज फियर होना जरूरी ही है। लेकिन स्टेज फियर कब होता है, जब हम स्क्रिप्ट को या रोल को ऊपरी तरीके से तैयार करते हैं। अगर हम उसकी जड़ से शुरुआत करें और धीरे 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 उसके नुआंसेस अंदर लेके आए, जैसे फर्स्ट रीडिंग अगर करते हैं तो फर्स्ट रीडिंग में ही कई लोग करैक्टर ले आते हैं, उतार चढ़ाव, गुस्सा, ये प्यार, इमोशन। नहीं नहीं, वो पारसी थिएटर में होता था, वो पारसी थिएटर में होता था पहले, जो पृथ्वीराज कपूर लोग करते थे पहले पारसी थिएटर, वो जिसमें सब कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। नहीं, अभी वो जमाना गया, अभी आपको जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। आप ब्रश कैसे करते हैं, आप सुबह उठ करके आपका हाथ कहाँ जाता है, मोबाइल पे जाता है, आप क्या टाइम देखते हैं, मैसेज देखते हैं, फिर उठ करके क्या करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, बैटरी लेते हैं या बाथरूम जाते हैं, क्या रूटीन क्या है आपका, वो अपने आप को, सेल्फ को ऑब्जर्व करना। अगर हम अपने आप को जान पाएंगे, हमारी कमियां क्या है उसको जान पाएंगे, हमारी हमारी पसंद क्या है, कौन सी सब्जी पसंद है, कौन सा कपड़ा पसंद है, कौन से दोस्त पसंद है, ये आपकी पर्सनैलिटी मेकिंग में काम आता है। कौन से नापसंद है, आप डायरी लिखते हैं, दुख लिखना चाहिए हर एक्टर को मेरे हिसाब से। डायरी लिखना चाहिए, वो बेशक बेशक आपका मन नहीं है, रात को सोते हुए बेशक ये लिख दीजिए कि काटा मार के को मूड नहीं है, इतना ही लिख दीजिए आज। वो भी एक आपका इमोशन है। तो डायरी लिखना बहुत बहुत जरूरी है। फिर 1 महीने की डायरी को हम पीछे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे बाप रे, क्या क्या किया था हमने। फिर वो कलेक्ट होता रहता है आपके अंदर, और कहीं ना किसी कोने में चीजें जमा रहती है। और एक शॉर्ट स्टोरीज या नॉवल पढ़ना, नाटक पढ़ना, साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, ये चीजें आपको बहुत रिच करती है, बहुत रिच करती है। सर, ये जो आपने कहा ये डायरी लिखना चाहिए, ये तो सच में बहुत अच्छी हैबिट है, काफी जनों में है भी और काफी जनों को लगता है बुक्स रीडिंग ये सब बोरिंग वगैरह। तो लेकिन जैसे बहुत सारे जो हमारे उभरते हुए कलाकार हैं वो हमारे शो देखते हैं, तो ये आप लोग जब बता रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस बहुत उनके लिए भी काउंट होता है। तो सर अभी जैसे एक स्क्रीन में हम जब सामने कैमरा को फेस करने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपकी क्या एडवाइस है कि हमारी किस तरह की तैयारी होनी चाहिए उस कैरेक्टर को लेकर? ये देखिए, ये हर व्यक्ति का अपना अपना एक तरीका होता है, और किसी का कॉपी नहीं। हमको स्टानिस्लावस्की भी सीखना है, चेखोव भी सीखना है, और मार्क्सिम गोर्की भी सीखना है, इब्सन भी सीखना है, हमको ग्रोटोस्की भी सीखना है, बर्टोल्ट ब्रेख्ट भी सीखना है। सारा सीख करके फिर हमारा करते 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 फिर अपना एक तरीका इवोल्व होता है। जैसे 3 साल का कोर्स होता है, तो पहले साल सारा कुछ डायरेक्शन, कारपेंट्री, लाइटिंग, मेकअप, एक्टिंग सब कुछ सीखते हैं हम लोग। फिर स्पेशलाइजेशन आता है बाद में। तो ये तो जरूरी है अपना तरीका इवॉल्व करना, जो कि बहुत जरूरी है, और वो धीरे धीरे आएगा, जल्दी नहीं आता है, वो अभी तक भी मुझे नहीं आया। और हर नाटक, हर स्टोरी में एक अलग तरीका होता है कि अगर अगर कुछ कॉमेडी है तो अलग तरीका होगा, अगर कुछ सीरियसनेस है, अगर कोई करेक्टराइजेशन का एक रोल है तो अलग तरीका होगा। ये अपना आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है। और दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये डायरी की बात आपने की। डायरी लिखने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये एक तो होता है रोल को तैयार करने में बड़ा काम आता है। अच्छा। या कहानी जब पढ़ते हैं उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें बहुत काम आता है। वो करेक्टराइजेशन में ही काम आएगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ती हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ, रीडिंग, टू सी द फिल्म, टू सी द थिएटर, टू पसंद नापसंद, ये सारी चीजें आपकी करेक्टराइजेशन में वो निकलती है कहीं ना कहीं। डायरी लिखना एक तो ये हो गया कि मैं सुबह उठा, मैंने चाय पी, मैं बहुत दुखी था, मैंने
गुस्सा किया मम्मी से, और मुझे जेब खर्ची नहीं मिली, फिर मैं चला गया। फिर मैंने स्कूल में गया, स्कूल में टीचरों को बहुत अच्छा लगा। एक टीचर ने बहुत मारा और बहुत गुस्सा किया, मैंने होमवर्क नहीं किया था। फिर मैं क्या गया, फिर मैं वापिस आया। फिर मैं एक दुकान पे रुका, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और फिर मैं घर आ गया और फिर मैं रात को सो गया। ये तो हो गया ऊपरी ऊपरी। असली डायरी क्या होती है? असली डायरी ये होती है कि टीचर ने गुस्सा किया तो आपके इमोशन क्या थे, इसके हाव भाव क्या थे, उसको वो डंडी ऐसे करता था या कैसे करता था, उसका कैरेक्टराइजेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, या वो उससे आपको क्या फील हुआ, उससे आप 2 कदम पीछे गए जिंदगी में या 2 कदम आगे गए। तो ये आपने क्या सीखा, या ये चीजें जो है, तो उससे कोई भी घटना या कोई भी फिल्म देखी या कोई भी किसी का लेक्चर सुना या कुछ भी देखा फिल्म, ये शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो किसी से मुलाकात हुई हो, किसी से, टीचर से या हेडमास्टर से या किसी साधु से या किसी से भी, तो किसी से भी मुलाकात हुई, उस मुलाकात से आपको क्या महसूस हुआ, क्या लगा, वो है डायरी। ना कि मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमने चाय पी, फिर उन्होंने खाना, बहुत हंसे और आ गए। ये नहीं, ये तो है, चलो ठीक है, ये तो 2 लाइन में हो जाएगा। लेकिन असली चीज है उसका उसका तंत्र, चटनी, सॉस, निचोड़ क्या था उस मुलाकात का या उस फिल्म का। या तो मेरा डायरी लिखने से हो ये और मतलब होता है ना अपना अनुभव, मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, ऑब्जर्वेंस रहा, आपके आपके कहने का मतलब है वो हमें लिखना चाहिए। हाँ, मतलब देखिए, आपके अपने विचार कैसे बनते हैं। विचार ऐसे बनते हैं कि आपने कोई शॉर्ट फिल्म देखी और आप उससे बहुत उद्वेलित हो गए, बहुत इमोशनल हो गए, तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि मुझे उस बाप का करेक्टर बहुत अच्छा लगा, मुझे उस माँ ने उसको वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पता नहीं कि वो गुस्सा आ रहा था, जैसे मैं वहां होता तो उसको थप्पड़ मार देता। ये आपके इमोशन। बट इफ आई वर देयर, मतलब अगर मैं वहां होता तो क्या होता या क्या करता, मेरे अंदर क्या इमोशन आए उस वक्त वो देखते हुए या वो मिलते हुए। तो मैंने वो साधु साधु से मैं मिला था, साधु बाबा जो सारी दुनिया हाथ जोड़ती है उनके, मैं उनसे मिला था तो मुझे तो बहुत ही काया से लग रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं वो देखते किधर थे, और उनकी नजर लड़कियों पर रहती थी और कहीं कहीं कनखियों से देख लेते थे, बहुत ही बड़ा स्वांग करते हो जैसे। ऐसा लग रहा था, माफ करना बाबा जी लेकिन हमें पसंद नहीं आया। ये आपका इमोशन है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो आप अपना ऑब्जर्वेशन लिखिए, भाड़ में जाए दुनिया, किसी का कुछ मत सुनिए, किसी का, इसीलिए किसी के प्रभाव में भी मत आइए, तब वो आपकी पर्सनैलिटी है। चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, चाहे बड़ा कमिश्नर आ जाए, आप प्रभावित हो करके कोई काम ना करें, आप चापलूसी और उस तरीके से कोई काम ना करें, तभी आपकी पर्सनैलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि आपने कोई कसूर नहीं किया है, क्यों पैर पकड़े किसी, क्यों हाथ जोड़े किसी, क्या कसूर किया है आप अपने उसमें रहिए ना, नॉर्मल रहिए। आप गुस्ताखी मत कीजिए, मतलब आप बदतमीजी मत कीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर चापलूसी करनी है कि सर वो देखिए ना, मतलब ये अगर ऐसा आम जिंदगी में रहता है ना, तो वो आपका फिल्म में भी रहेगा करेक्टर करते हुए ये चीजें, क्योंकि आम जिंदगी में आपकी पर्सनैलिटी जैसी होती है वो बहुत बड़ा एक उसमें वो आता है, उसका प्रभाव आता है। और वैसे ही उसको उस तरीके से करने का करेक्टर को एक वो आपका आपका बन जाता है कि मैं इस तरीके से करूंगा जैसे आप होते हैं। हमको खाली होना चाहिए, हमको न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब एक एक्टर को हमेशा पात्र, मैंने बताया, न्यूट्रल होना चाहिए। जब भी रीडिंग करें तो विदाउट कोई अप्स डाउन आवाज में ना हो सके तो मन मन में पढ़े या ऐसे होंठ हिला करके हल्के करके एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे, तो आपको अंदर से आएगा नहीं यार अब बोलना चाहिए, क्योंकि अब सही इमोशन आएगा। कहाँ कोमा आना है, कहाँ फुल स्टॉप आना है, कहाँ कहाँ पॉज आना है, कहाँ हंसी आनी, कहाँ इमोशनल है सीन,
वो सारे आपको समझने के बाद ही तो आएगा ना। आप बिना समझे ही पहले ही बहुत जल्दी समझ करके, इसीलिए दिमाग ज्यादा जिनका चलता है ना उनसे बड़ा डरता सर जैसे कहा जाता है, एक स्टेटमेंट कही जाती है, एक्टर्स आर बोर्न नॉट मेड। आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे? है। बिल्कुल ये सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके अंदर वो गाने गाने की ताकत होती है, डांस आपके अंदर होता है, आपके अंदर एक्टिंग होती है, तभी तो कोई टीचर या कोई इंस्टीट्यूशन उसको सुधार सकता है, उसको डायरेक्शन दे सकता है कि कैसे करें, किस दिशा में जाएं। लेकिन आपके अंदर वो है ही नहीं अगर, तो अब गधे को कितना भी पहना दे हम ऑर्नामेंट्स, उसको घोड़ा तो नहीं बना सकते। खुद थप्पड़ मार के खींच के तान के खच्चर बना देंगे, लेकिन घोड़ा नहीं बना सकते। तो घोड़ा ही होता है, और घोड़ा के गुण जो है ना वो बचपन से ही कहीं ना कहीं अंदर बाई बर्थ होते हैं। इसको मैं भी मानता हूँ। हम मेहनत करके और थोड़ा सा ये करके अपनी उस चीज को सुधार सकते हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत एवरेज टाइम ले सकते हैं, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा होना या एक डेप्थ वाला एक्टर या राइटर या डायरेक्टर होना, उसके लिए कहीं ना कहीं मेहनत, और वो तो बाद में डायरेक्शन या इंस्टीट्यूशन या टीचर, लेकिन उससे पहले आपके अंदर मतलब ऑटोमेटिकली कुछ होना जरूरी है। जरूरी क्या होता ही, तभी तो आइंस्टाइन आइंस्टाइन बनते। जी सर, ट्रूली सर, सही में ये तो कुछ तो अंदर क्रिएटिविटी और क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ही हम उसे उभार सकेंगे। सर मैं आपको जरूर ये पूछना चाहूंगी कि इस सर से लेके मुंबई तक, जैसे जहाँ पे आप, आपका जन्म स्थान था जहाँ पर, और जहाँ पर आप मुंबई आए, तो लोगों को तो स्क्रीन में दिखता है कि बड़े एक्टर हैं, ये है वो, लेकिन जो एक हमें चैलेंजेस और स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, तो आपकी लाइफ में कभी वो दौरा आया कि आपने सोचा कि अरे एक्टर बनकर नहीं हो पाएगा मुझसे, या कभी आपको नेगेटिविटी हमारे असफलताओं की वजह से, तो ऐसा दौर आपके साथ कभी हुआ? देखिए नहीं, अब ऐसा बहुत कुछ हुआ है और मैं कई इंटरव्यू में एक्चुअली बोल चुका हूँ। इसीलिए मैं उसको मुझे लगता है कि मैं दोहरा रहा हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, एक जनरलाइज करके एक बात कहना चाहूंगा कि स्ट्रगल जब तक नहीं हो तो मजा भी नहीं है सफलता का। क्योंकि आपका अंगारों पे चलेंगे तभी, सोना आग में तपेगा तभी तो मजा आता है। जी। उसके बगैर थाली में सब कुछ मिल जाए अगर, तो ना तो आपके काम में वो धार मिलेगी और ना ही वो मजा आएगा। मजा तो तभी है जब स्ट्रगल किया हो, आपने भूखे रहे हो, ह्यूमिलिएशन भी झेला हो, खालीपन भी झेला हो। जैसे मैंने कपड़े फाड़ दिए थे अपने, मतलब कॉलोनी में, मुझे याद है मेरी वाइफ और 2-3 लोग पीछे भागे थे मेरे कि कहाँ जा रहा, पागल हो गया क्या, मेरे को नहीं रहना, मैं इससे तो अच्छा हिसार में ये रोल करने थोड़ी आया हूँ मैं। बेकार बेकार से रोल मिल रहे थे, मैं भूखा मर रहा था, लेकिन मैं रोल स्वीकार नहीं कर रहा था। पर ये मेरी बड़ी खराब आदत है। ये हालांकि सबके लिए खतरनाक है ये आदत, लेकिन मेरे अंदर थी ये आदत कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मैं काम मना कर, और अच्छा। मतलब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने बहुत लोगों, इवन अमिताभ बच्चन के साथ, इवन सलमान खान के साथ, इवन अक्षय कुमार के साथ, इवन बहुत स्टारों के साथ फिल्में मैंने मना की। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज खत्म हो चुकी है कि मुझे इनके साथ काम करना है। कुछ अच्छा। एक डायरेक्टर्स हैं जो, जिनके साथ मैं कभी बोलता हूँ कि मैं आपके साथ काम करना, मुझे मुझे अभी सच बताऊं तो मैं खुद का ही प्रोडक्शन हाउस इसलिए खोला है, खुद ही फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, खुद ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ जो चुन रहा हूँ, खुद ही, मतलब ताकि वो अपने मन का काम, जो जो आप राउडी राठौड़ और सिंह इज किंग, टशन जैसी बड़ी हिट फिल्मों के करने के बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती हो, तब तब आप क्या काम करेंगे? वो काम करेंगे जिसमें मजा आए। क्योंकि आप तो इस फील्ड में आए ही इसलिए है ना, इसलिए तो नहीं आए कि भाई अरे वाह अक्षय कुमार के साथ काम कर लिया, या अरे वाह उसके साथ काम कर लिया, स्टारों के साथ काम कर लिया। नहीं, मैं इसलिए नहीं, मेरा मकसद ये नहीं। मेरा मकसद है एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं इस दुनिया में आया हूँ, पैदा हुआ हूँ और इस फील्ड में आया हूँ,
तो क्या करना चाहिए, तो मैं वो करने आया, तो मैं वो कर भी रहा हूँ इन दिनों, और बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, एक आध फिल्म साल में वैसी कर लेता हूँ बड़ी सी, ताकि लोगों को लगे कि हाँ जिंदा हूँ। तो ये तो आपने सही कहा कि दिल को तसल्ली होने वाली चीज करने में मजा आता है। सर ये जैसे कि मैं आपसे कहूंगी कि आपने अभी जिस तरह से कहा कि आप बहुत सारे रोल्स को ना कर देते थे, दैट इज गुड। इवन अभी जब हम लोग जिस तरह के अभी हम लोग देखते हैं, खाली जो वेब सीरीज वगैरह हो रही है, और आप जब एक रोल चूज करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं, क्या देखना चाहते हैं आप इसमें? नहीं, मैं तो सबसे पहले तो यही देखता हूँ कि जो नंगापन और जो गालियां, डबल मीनिंग की जो चीजें हैं, वो ठूसी हुई तो नहीं है, ठूसी हम्म। हुई तो नहीं है, एक तो जी। होता है। जैसे मेरे दोस्त लोग हैं मिर्जापुर में सारे, लेकिन उसमें गालियां ठूसी हुई लगती। हम्म। तो पातालगंज, पाताल लोक, मैंने देखा है, पाताल लोक में गालियां ठूसी हुई नहीं लगती। द हाँ। फैमिली मैन में गालियां ठूसी हुई नहीं लगती। तो ये राइट। फर्क है थोड़ा सा। और हाँ। एक पंचायत जैसा भी वो है, वेब सीरीज है, जो इतना साधारण है, वो अच्छा लगता है भाई, लगता है। ये बहुत बढ़िया। बैंडिट, कौन सा है वो बैंडिट बंदिश, वो क्यों अच्छा लगता है, हम्म। संगीत के ऊपर है, वो क्वालिटी सेंसिबिलिटी रखते हुए भी क्यों चीज अच्छी लगती है, उसमें तो कोई गालियां भी नहीं है। तो ये ऐसे फिल्म मेकर्स जो यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ गालियां भरते हैं। मैंने बहुत सारी वेब सीरीज मना की, मैंने बेशुमार मना की है। मैंने, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू देता हूं, मैं अखबारों में या टीवी में, तो मैं ये बोलता हूँ चीजें, तो फिर मैं खुद ही करूंगा तो फिर कैसा करूंगा। इसीलिए हाँ, मेरी गालियां बची हैं कुछ, लेकिन वहाँ जरूरत है। अभी मेरी वेब सीरीज आ रही है, 2 वेब सीरीज आ रही है, 2-3, उसमें गालियां हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ इमोशन जरूरत है, वो जी। लगता ही नहीं कि गाली। तो हम्म। मैं इस चीज का बड़ा ध्यान रखता हूँ ओटीटी में, कि हाँ, कि मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते मैं आउट ऑफ द वे जाकर के खराब कैरेक्टराइजेशन वैसा है कुछ कर दीजिए। जैसे विकास दुबे का एक मैं रोल कर रहा हूँ, जो विकास दुबे के ऊपर बन रही है सीरीज, तो उसमें उसमें कैरेक्टराइजेशन ही ऐसा है, वो बिना गालियों के कुछ बात बनती नहीं है। तो जी। उसमें ठीक है थोड़ा सा, अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि परिवार के साथ देखें। जी। सर आपको अपना सबसे बेस्ट रोल कौन सा लगा? अभी तक किया ही नहीं मैंने, अच्छा। अभी तक किया ही नहीं है, लेकिन मैं अब तक 56 का मुझे अच्छा लगता है, और अपहरण का अच्छा लगता है, और छिपकली और मूसो 2 फिल्में आ रही हैं, वो अच्छा लगता है, और एक दादा लक्ष्मी मेरी खुद की फिल्म है, वो आ रही है, वो अच्छा लगता है। एक तमिल फिल्म मैंने की है लीड रोल में, वो उसका इंतजार है, वो भी बहुत है। मिस्टर पान वाला करके एक फिल्म है जिसमें मेन रोल है। ये कुछ फिल्में हैं जो मेरे मेरे को लेकिन इसमें ज्यादातर आने वाली। ओके। हमें दास इंतजार। कैपिटल है, दास कैपिटल है जो आप मैक्स पे देख सकते हैं, वो एक फिल्म है जो बहुत मेरे दिल के करीब। सर यशपाल शर्मा का जो एक दिनचर्या थी कोविड के टाइम पे, लॉकडाउन के वक्त, कैसी थी? ऐसे ही वेबिनार करते रहते थे, किताबें पढ़ते रहते थे, और अच्छा। नई नई सब्जियां बनाने में हेल्प करते रहते थे कुछ। और बड़ा उस दौरान हुआ क्या कि हमारे आपसी रिश्ते भी जो है पारिवारिक वो सब अच्छे हो गए। मतलब हम्म। क्योंकि पहले टाइम नहीं दे पाते थे, तो कई जगह इसका उल्टा भी हुआ कि बहुत ज्यादा ही सुबह शाम थोबड़ा देख लिया एक दूसरे का तो कहीं इसका उल्टा भी हुआ, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ, और बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हुआ हमारा, और काफी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हुई, काफी साहित्य भी पढ़ा, काफी लोगों के बारे में जाना फोन पे भी, और ऐसे इंटरव्यूज बहुत किए, क्योंकि उसी वक्त एक बाढ़ सी आ गई थी ऑनलाइन इंटरव्यूज की और अच्छा। वेबिनार। तो ये सब किया।
बहुत बढ़िया सर। और सर मैं आपको जरूर पूछना चाहूंगी कि आप जाने से पहले हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तकरीबन बातें बोल चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आने वाली जनरेशन को ये बोलना चाहूंगा कि दिखावे से बचें। आप अगर दिखावा करते हैं टीचर के सामने या डायरेक्टर के सामने कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं इतना ग्रेट हूं, तो वो, और या चापलूसी करते हैं, तो गलत बात है। वो आपका नहीं। चापलूसी में और कोऑपरेशन में, पॉजिटिविटी में फर्क है। एक किसी जेन्युइन आदमी के साथ आप जुड़े हो, खूब उसकी उसकी बातें सुनते हो, जैसे मैं गुलजार साहब के साथ या बहुत लोगों के साथ होता है। मुझे नहीं लगता मैं चापलूसी कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा एक वो मेच्योर सा एक वो रहता है रिलेशन, तो वो पता चल जाता है। चापलूसी किसको पसंद होती है? चापलूस आदमी को, दोगले आदमी को चापलूसी पसंद होती है। राइट। तो इसीलिए हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। आप शाहरुख खान आपके जैसा काम नहीं कर सकता मेरे भाई, या विद्या बालन आपके जैसा काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो स्टाइल है, आप यूनिक हैं पूरी दुनिया में। तो आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको जानिए, उसको निकालिए, किसी का कॉपी मत कीजिए। हम इंस्पायर हो सकते हैं, प्रभावित हो करके उसको कॉपी करना करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सर थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बहुत मजा आया बातें करके। लेकिन मैं आपसे जानना मुझे भी चाहूंगी कैसा लगा हमारे शो पर? बहुत अच्छा लगा, और सही सवाल और सही दिशा में बहुत ही कॉम्पैक्ट और फ्रूटफुल इंटरव्यू में इसको बोलूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर थैंक यू सो सो मच कि थैंक आप यू। हमारे शो करने पर हमारे साथ जुड़े। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट। फ्रेंड्स, जैसे कि यशपाल जी ने कहा कि डोंट कॉपी अदर्स। जी हाँ, अपनी एक अलग पहचान, मतलब कहते हैं ना, जैसे अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे हम स्क्रीन में आए तो हमारा स्टाइल, अपनी अदा दिखाना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि होता है ना, जैसे कि कहा भी गया है एक स्टेटमेंट के, बी अ लीडर नॉट अ फॉलोअर। जी हाँ, अपनी पहचान, अपना स्टाइल खुद बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेती हूँ आपसे विदा, जाती हूँ मैं, और फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ, और करेंगे बातें उनकी जिनकी क्या बात है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए द अंजलि अरोड़ा टॉक शो के साथ। धन्यवाद।